आगे उत्तराखंड को पूरे देश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। वहीं 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा तो तकनीकी जगत में इसके नेतृत्व का लोहा मनवाने की योजना भी आकार ले रही होगी। वहीं ये कब तक होगा और कैसे होगा, इस पर नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने खास बातचीत की। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह से क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी कोशिश है उत्तराखंड में जिस तरह से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए उत्तराखंड की पहचान है, उसी तरह से उच्च शिक्षा के लिए भी यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की तरफ जाए। लगातार मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि 2025 यानी जब उत्तराखंड को बने 25 वर्ष पूरे होंगे तो उत्तराखंड प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड होगा, यानी पूरे देश में एक अलग स्टेट होगा, एक मॉडल स्टेट होगा। उनके इन सपनों में रंग कौन भरेगा, ये सवाल खड़ा होता है। तो इसका जवाब ये आता है कि जो देश के बड़े शिक्षाविद हैं, क्या उनको यहाँ काम करने का मौका मिलेगा, और अगर मिलेगा तो शायद वही इन सपनों को साकार कर सकते हैं। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के शिक्षा जगत में अपना एक महत्व रखता है और मेरे साथ इस समय है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त वाइस चांसलर प्रोफेसर ओमकार सिंह, और उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से सरकार दावे कर रही है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इन सपनों में रंग भरने के क्षेत्र में किस तरह से कौन सी योजनाओं पे काम करेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नए नए यहाँ पे आए हैं, शायद 1 महीना हुआ है आपको आए। बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली होगी, समझ ली होगी, संभावनाएं भी आपने देख ली होगी और चुनौतियाँ भी आप कुछ से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो किस तरह से इस विश्वविद्यालय को अब आप आगे लेकर के चलेंगे? देखिए, अभी मेरे को लगभग 1 माह पूरा हो चुका है आज, और मैंने उस उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात यहाँ की जो इतनी संस्थाएं हैं हमसे संबद्ध और जो सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं और निजी क्षेत्र की संस्थाएं, दोनों से सीधे संवाद स्थापित किया। और इस संवाद स्थापित करने का मकसद ये था कि मैं उनकी जो समस्याएं हैं, जो यहाँ पर प्रवेश का प्रतिशत सतत रूप से कम हो रहा है, उस पर मैं उसकी एक कार्य योजना बना सकूं। तो इसी के अंतर्गत हमने इस शैक्षणिक सत्र से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन करने का संकल्प लिया, और इसी संकल्प के अंतर्गत हमने यहाँ पर जितने भी पाठ्यक्रम संचालित थे सभी को एक नए ऑर्डिनेंसेस के अंतर्गत संचालित करने की जो परिकल्पना की थी वो लगभग साकार होती सी दिख रही है। और सितंबर माह में जब हम अपना नया पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, जब नए प्रवेश देंगे, उस समय हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो नई शिक्षा नीति के अनुरूप जो नया ऑर्डिनेंस बनाए गए हैं उनके अनुसार ही संचालित होंगे। जहाँ तक रही आपने चुनौतियों की बात की, तो वास्तव में चुनौतियाँ बहुत हैं। तकनीकी शिक्षा विशेष रूप से पूरे देश में एक संक्रमण काल से गुजर रही है। इसका सीधा प्रभाव उन विधाओं पर देखा जा रहा है जो कि कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स कहे जाते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है। इनमें आजकल नए बच्चों में एक प्रवेश लेने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम हो गई है, और ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर साइंस या इससे जुड़ी हुई विधाओं में ही प्रवेश लेने के इच्छुक हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए विश्वविद्यालय ने बीटेक के अंतर्गत जो नई शिक्षा नीति भी इस बारे में कहती है, हमने मेजर और माइनर का प्रावधान किया है। तो जो बच्चे हमारे यहाँ बीटेक नॉन कंप्यूटर डिसिप्लिन्स में कर रहे हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा है तो उसको भी हम 5 सब्जेक्ट लगभग 20 क्रेडिट के कोर्स दे करके हम उनको साइबर सिक्योरिटी में, जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एक माइनर का सर्टिफिकेशन देंगे तो उनके जो कंप्यूटर साइंस से जुड़ी विधाओं में भी उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसी प्रकार से जो नई शिक्षा नीति एक एग्जिट ऑप्शन देती है, वो एग्जिट ऑप्शन भी डिप्लोमा के साथ या पीजी प्रोग्राम में पीजी डिप्लोमा के साथ दिए जाने का प्रावधान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। जो पूर्व से बच्चे यहाँ पर प्रवेश ले चुके हैं उनको भी हम फिनिशिंग स्कूल करके उनके रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी जब मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया, अवकाश चल रहे थे, समर वैकेशन चल रहा था, और नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के बाद 22 अगस्त से हमारा शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय कैलेंडर के अनुसार प्रारंभ हो रहा है। तो इसके बाद हम उन पाठ्यक्रमों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी रोजगार के अवसर तलाशने का काम करेंगे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य में आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि उत्तराखंड
के अंदर विशेषकर देहरादून में जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी जो चाहत है देश में ही नहीं पूरे विश्व में है। बहुत देश और विदेश के अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन यही स्थिति यदि आप इसी को एक्स्ट्रापोलेट करें हायर एजुकेशन में तो अमूमन मैंने ये महसूस किया, पता नहीं मैं कहाँ तक सही हूँ, कि जो उच्च शिक्षा की बात आती है तो ये बच्चे इस प्रदेश से बाहर चले जाते हैं। तो उत्तराखंड के पास इतनी बड़ी शैक्षणिक तंत्र होने के बावजूद यदि बच्चों का पलायन हो रहा है तो हमारा एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम यहाँ के बच्चों को प्रदेश के अंदर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। और जो उत्तराखंड की एक भौगोलिक परिस्थिति है, जो इसके पास एक जो प्रकृति के दिए हुई जो एक संपदा है जिसको कि देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके उत्तराखंड आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम यदि उच्च शिक्षा का भी इसको एक एजुकेशनल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेंगे तो मेरा ये यकीन है कि दूसरे प्रदेशों के बच्चे भी उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए इस प्रदेश में आएंगे। सर, जो सबसे बड़ी चुनौती अभी आपने जिक्र भी किया कि जो प्रवेश की संख्या है वो शुरुआती दौर में इस विश्वविद्यालय के लगभग 2 लाख के आसपास थी और अब वो 30,000 पे आ गई है, तो एक बहुत बड़ी गिरावट जो है संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चूँकि तकनीकी शिक्षा जो है, जब मैं इंडस्ट्री के लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं कि तकनीकी शिक्षा जो है उत्तराखंड में, अगर सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो क्वालिटी उसमें नहीं है। इंडस्ट्री को ज़रूरत है इंजीनियर्स की, लेकिन उनका जो कोर्स है वो अपडेट नहीं है और उनकी इंडस्ट्री के अनुकूल नहीं है। तो कहते हैं कि अगर कुछ यूनिवर्सिटी जिस पे काम करती हैं तो उनके लिए बेहतर होगा और वो अच्छा कुछ कर पाएंगे। दूसरा सर, यूनिवर्सिटी के कैलेंडर की बात आपने बताई ही कि अब आप उसे ठीक से कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो क्वालिटी एजुकेशन है वो उसके कैलेंडर पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि समय से प्रवेश परीक्षा हो, समय से परीक्षाएं हों और परीक्षाओं की जो शुचिता है वह बरकरार रहे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यूके SSC का जो मामला चल रहा है परीक्षा में धांधली का ही है। तो इस तरह की चीज़ें प्रायः यूनिवर्सिटीज़ में भी आती हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने का जो रोड मैप है वो क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि इसमें आपने 2 प्रश्न मेरे से किए। पहला प्रश्न तो आपका ये है कि शिक्षा जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही है सभी संस्थाओं के माध्यम से, उसमें जो उसकी रोजगार परक है या नहीं। तो रोजगार परक शिक्षा सिर्फ उत्तराखंड के उद्योगों के लिए नहीं होगी, ये पूरे वैश्विक स्तर पर, क्योंकि अगर हम इंजीनियर या किसी प्रोफेशनल की बात करें तो वो कोई लोकल कमोडिटी नहीं होता है, उसकी सेलेबिलिटी पूरे विश्व में होती है और एक रूप से होती है। तो इस जो हम नया पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सभी जो आधुनिक चीज़ें हैं उनका समावेश किया जाए। सभी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उनको पुनर्गठित कर दिया गया है और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि आप जो पाठ्यक्रम बनाएं उस पाठ्यक्रम में आज की जो वैश्विक आवश्यकताएं हैं उनका समावेश हो। तो मेरा ये मानना है कि यदि हमारा पाठ्यक्रम एक उच्च स्तर का होगा और उसके बाद में विश्वविद्यालय यदि गुणवत्तापरक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपादित कराता है तो निश्चित रूप से छात्रों की जो निकलने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलेंगे उनकी रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से इस प्रदेश को ही नहीं देश को और समाज को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात आपने कही कि जो हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो प्रवेश है और उनकी जो परीक्षा है, तो मूल्यांकन के मामले में मेरा अपना एक संकल्प है कि मैं मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शिता लाने के लिए कटिबद्ध हूँ। और मैंने ये आते ही यहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, कुल सचिव हैं और भी जो अधिकारी हैं उनसे ये कहा कि आपको परीक्षा में पूरी पारदर्शिता लानी है। यानी पारदर्शिता से आशय मेरा इस स्तर का है कि परीक्षा फल घोषित होने से पूर्व छात्रों को उनकी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं दर्शा दी जाएं। उनको हम अभी हमारा प्लान कुछ इस तरह से है कि हम मूल्यांकन कराने के बाद चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो या वैसे हो उसको हम छात्रों को अवलोकित कराएंगे और उनके सेटिस्फैक्शन के लिए अवलोकन कराने की प्रक्रिया यदि हम ले आते हैं तो ये पूर्ण रूपेण पारदर्शी मूल्यांकन होगा। और यदि छात्रों की कोई इस पर प्रतिक्रिया है तो उसको हम जो मूल्यांकन करता है उन तक पहुंचाएंगे। और मेरा ये मानना है कि यदि हमारी मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी और एक इंटेग्रिटी के साथ में संपन्न होगी तो कालांतर में एक गुणवत्तापरक शिक्षा देने का जो हमारा एक सपना है वो पूरा होगा। और परीक्षा का जो तंत्र है उसमें जो ये आपने जैसे पेपर लीक की बात की या जो उत्तराखंड के जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो
जो एक घटना हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और किसी भी परीक्षा तंत्र की शुचिता को प्रभावित करती है। छात्रों में एक अविश्वास की स्थिति पैदा होती है। तो विश्वविद्यालय का ये प्रयास रहेगा कि जो भी परिमार्जन करना हो परीक्षा की प्रक्रिया में, परीक्षा पूरी शुचिता के साथ संपन्न होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का कोई आदमी ऐसा ना हो जो कि इसके प्रश्न पत्र को लीक करे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे प्रश्न पत्र की गुणवत्ता है उस पर किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे जो संस्थाएं हैं, जो शिक्षक हैं और समाज, सबके एक परोक्ष और अपरोक्ष सहयोग की अपेक्षा होगी, क्योंकि गुणवत्तापरक शिक्षा देने की जो यात्रा है वो इतनी सहज नहीं होती है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आपने कहा कि पंजीकरण यहाँ पर घट गया है, तो इस पंजीकरण को यदि बढ़ाना है तो हमें एक बड़ी लाउड एंड क्लियर मैसेजिंग करनी होगी, बड़ी जोर से इस बात को प्रचारित और प्रसारित करना होगा कि जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसकी कीमत बच्चों को चुकानी होगी अध्ययन करके। किसी और प्रकार की कीमत की बात मैं नहीं कर रहा। मेरा कहना है कि बच्चों के अंदर यदि एक भाव घर कर गया है कि हम 15 दिन के अंदर पढ़ करके परीक्षा देंगे और एक अव्वल अंक ले आएंगे, तो उस धारणा से उनको बाहर निकलना होगा। उनको जो अटेंडेंस का प्रतिशत है विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, उतनी कक्षाएं भी करनी होंगी और परीक्षाओं की जो गुणवत्ता है उसको भी विश्वविद्यालय निगरानी करेगा, चाहे वो संस्था स्तर की हो या विश्वविद्यालय स्तर की हो। परीक्षा का प्रश्न पत्र एक गुणवत्ता का मानक के आधार पर तय होगा और पूर्व की जो परिस्थितियां रही उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। बच्चे एडमिशन लेने की बात सोचते हैं, बीटेक करना हो या किसी भी तरह का जो तकनीकी शिक्षा अगर उन्हें लेना है, तो प्रायः उनकी प्रायोरिटी में होता है कि जिस भी संस्थान में वो एडमिशन ले रहे हैं उसमें कैंपस की क्या स्थिति है। तो सर, इसको लेकर के क्या कुछ आपके मन में है? देखिए, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे का पढ़ाई का उद्देश्य होता है नौकरी पाना। नौकरी दिलाना एक शिक्षा का एक अंतिम सोपान है, लेकिन वही सिर्फ सब कुछ नहीं है। तो मैं इस बात, आपके जो प्रश्न है उसका एक पॉइंटेड आंसर ये देना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल की स्थापना कर रही है। हमने कुछ लोगों को चिन्हित कर दिया है और हम इसको हब एंड स्पोक मॉडल से, हमारी जो यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट सेल है वो संस्थाओं की प्लेसमेंट सेल से संपर्क में रहेगी और ये केंद्र में रहेगी और बाकी सभी संस्थाओं में जो प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको सेंट्रलाइज लेवल पे अगर कोऑर्डिनेट करने की जब भी आवश्यकता होगी तो यूनिवर्सिटी उनका कैंपस एक्टिविटी यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में कराएगी। और संस्थाओं में जो प्लेसमेंट के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनको हम आपस में उन संस्थाओं में साझा करने के लिए मोबाइल ऐप भी तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही उस ऐप के माध्यम से छात्रों को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दोनों के संबंध में जो अवसर हैं वो सहजता से, एक संस्था में यदि कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उसको दूसरे को भी लाभ मिलेगा। तो उसका उद्देश्य ये है कि विश्वविद्यालय यदि केंद्र में रहेगा तो सभी संस्थाएं के उनके प्लेसमेंट, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेल से जुड़ेंगी, तो हम उस चीज़ को एक कॉमन बेस पे सबके इंटरेस्ट को देखते हुए साझा कर सकेंगे। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हमारी प्रायोरिटी में है। प्लेसमेंट एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसको कि हर बच्चा एक उसके दिल दिमाग में रहता है, पढ़ने के बाद उसको नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। उसके लिए प्रयास करेंगे, गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे और प्लेसमेंट की एक्टिविटीज़ को भी कोऑर्डिनेट करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है सर, वाइस चांसलर का जो काम है एजुकेशन में तो इनोवेशन करने का ही है। आपने बता दिया कि जो नई शिक्षा नीति है वह आपको नवाचार की स्वतंत्रता देती है और आप उसको करेंगे। लेकिन प्राय देखा जाता है कि विश्वविद्यालय जो है राजनीति के अखाड़े भी बन जाते हैं और बहुत बार आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन जो नकारात्मक राजनीति से प्रभावित लोग हैं वो आपके उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को भी प्रभावित करते हैं। तो मैं दो सवाल पूछना चाहूँगा सर। एक तो इस पे किस तरह से आप इससे निपटेंगे, दूसरा सर, सब काम तो आप करेंगे ही जो आपके विशेषाधिकार क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। टॉप प्रायोरिटी की बात करें कि जो आपकी जो पहली प्राथमिकता जिसे कहते हैं वो क्या होगी? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता, आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा। पहली प्राथमिकता है उत्कृष्ट गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान किया जाना, इस विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और मेरा भी उद्देश्य यही है कि यहाँ से संबद्ध जितनी संस्थाएं हैं उनमें उत्कृष्ट गुणवत्ता की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। जो भी पाठ्यक्रम, चाहे वो बीटेक का हो या एलएलबी का हो या एलएलएम का हो या एमबीए का हो या एमसीए का हो, उसमें जो शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उत्कृष्ट गुणवत्ता
गुणवत्ता का होना चाहिए। उसके लिए यदि विश्वविद्यालय को माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो वो भी थोड़े दिन हम करेंगे, ताकि हमारी यदि संस्थाओं में कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि एजुकेशन के लिए डेट्रीमेंटल हैं, तो उनको हम जानकारी में लाने के लिए हम उनके अंदर तक की परिस्थितियों को और स्थितियों की जानकारी करने का प्रयास करेंगे और उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात आपने कही राजनीति की, तो राजनीति तो एक ऐसा विषय है जो कि एक मानव की एक प्रवृत्ति होती है, वो सदैव रहेगा। उससे कोई भी, ना तो समाज उससे बाहर निकल सकता है, हर मानव अलग अलग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर कोई एक अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए ही कटिबद्ध है। कोई भी बच्चे को एक प्रदूषित या दूषित शिक्षा देने के लिए नहीं देना चाहता। तो मेरा मानना यह है कि यदि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक उत्कृष्ट गुणवत्ता की शिक्षा देने का है, तो शायद इस प्रकार की ताकतें जिनका आप संदर्भ ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो भी इस बात को समझेंगी और कालांतर में इस विश्वविद्यालय को एक उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित होने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। सर, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, वो आपके उस लक्ष्य को हासिल कराएं, ऐसी मेरी शुभकामना है मेरे संस्थान की तरफ से। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ओंकार सिंह, और उनके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं कि किस तरह से उनको अपने लक्ष्यों को हासिल करना है और किस तरह से उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से उत्तराखंड की तकनीकी शिक्षा में नए नए प्रयोग करने हैं और यहाँ के बच्चों के भविष्य को संवारना है। तो जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश से लगा के पूरे देश में एक प्रख्यात शिक्षाविद के तौर पे अपनी छवि बनाए हुए हैं, लगता है उसका लाभ भी उत्तराखंड को मिलेगा। देखने वाली बात ये होगी कि वीसी साहब जब आगे काम करेंगे तो उसका क्या परिणाम आता है, और हम समय समय पे वीसी साहब को उनके लक्ष्यों की याद भी दिलाते रहेंगे और उनसे बातचीत भी करते रहेंगे और आप लोगों से भी रूबरू कराते रहेंगे। अपने कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।